राकेश टिकैत के साथ जो बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं, उन्हें लग रहा था शायद इस बजट में किसानों को लेकर कुछ अच्छा और बेहतर रहेगा, लेकिन कल के बजट में किसानों को लेकर कुछ ऐसा सच नया नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। किसानों को हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी अभी भी दे रहे हैं, जो आगे भी कायम रहेगी। ऐसे में भ्रम की स्थिति किसानों के बीच नहीं आनी चाहिए। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बजट में खेती किसानी पर जोर दिया गया है, तो उधर कांग्रेस ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा सरकार ने खेती का बजट लगभग 6% काट दिया गया। बिल्कुल, और पीएम किसान योजना में 13% की कटौती की गई है। इसे लेकर किसान निराश है, सरकार का कहना है। लेकिन ये बिल माफ कीजिएगा, ये बजट किसानों के हित में है। देखिए, इस बजट के अंदर गांव, गरीब और किसान की बात की गई है। और इस बजट के अंदर जहां तक मैं देखता हूं कि चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर बजट को बढ़ाना हो या कृषि के अंदर बजट को बढ़ाया है, और कई इस तरह से जो आने वाले समय में गांव के अंदर ही कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस के लिए भी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा, तो वो सारा कुल मिलाकर गांव और गरीब के लिए ही इस बजट के अंदर मैं सोचता हूं कि अन्य सेक्टरों के अंदर चाहे टैक्स को लेकर भी है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये किसान के हित का बजट निश्चित रूप से है। मोदी सरकार का ये बजट, अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। विपक्ष ने बजट को खोखला बताते हुए तंज कसा कि बजट का थीम भारत बेचो पर आधारित है। क्योंकि बजट पेश होने के बाद लेफ्ट नेता मोहम्मद सलीम अली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है। ये बजट है या फिर OLX? कोई किसी को देता नहीं है, यहाँ लूट चल रहा है। और वो LIC को बेच रहे हैं, हमारे जो सामरिक जो कल कारखाना उसको बेच रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं, हवाई अड्डे को बेचे हैं। अब पहले हम कहते थे प्राइवेटाइजेशन, अभी तो अदानियाइजेशन है। एयरपोर्ट किसके हाथ में दिए हैं? इसलिए वो बंगाल को कुछ देने वाले नहीं है, इस देश को जो देने वाले नहीं है। लूटेरे लूटते हैं। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने 100% दृष्टिहीन बजट करार दिया और कहा कि भारत का पहला पेपरलेस बजट भी 100% दृष्टिहीन बजट है। बजट की थीम है बेचो भारत को। रेलवे बेची गई, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचा, बीमा बेचा, PSU 23 बिके। वहीं कांग्रेस ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेल, सड़क, बिजली लाइन, वेयरहाउस समेत बहुत कुछ बेचने का निर्णय लिया। मैं देश नहीं बचने दूंगा। RJD नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा कि बजट चल रहा है या सेल? बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार मुझे उस गैरेज मैकेनिक की याद दिलाती है जिसने अपने कस्टमर से कहा, मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, सरकार सब कुछ बेचने के मूड में है। ये स्थिति 1991 की मंदी में थी। सीधी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को बल देने की बजाय मोदी सरकार देश की चांदी को बेच रही है। बजट के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों के हाथ में नकदी भूल जाइए। मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति को अपने पूंजीवादी दोस्तों को सौंपने की योजना बनाई है। लेकिन इससे पहले जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं, तो शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया। वह हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे लिखे थे। बजट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस बजट को लेकर प्रदर्शन किया और इसे महिला विरोधी बजट करार दिया। ये बजट नहीं है, ये देश को बेचने का प्लान है।
जो मोदी जी ने अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ बैठकर बनाया है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई राहत नहीं है, ये बजट नहीं है, ये सरकार देश को बेचने का प्लान है। हम विरोध करते हैं इसका। निर्मला तूने क्या कर डाला? निर्मला तूने क्या कर डाला? खाली को खाली कर डाला। निर्मला तूने क्या कर डाला? आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बिल पास किया है टोटल वो महिला विरोधी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगा तो इसमें असाधारण कदम उठाने की झलक मिलेगी, लेकिन सरकार असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और निजीकरण की राह पकड़कर खुद को बचाना चाहती है। हमें भी उम्मीद था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा किसानों को देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है, अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोजगार मिल जाएगा? विपक्ष कह रहा है कि किसान नाराज हैं, सरकार ने क्या किया? विपक्ष कह रहा है लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार ठप हो गए, सरकार ने क्या किया? लोगों ने पूछा कि क्या टैक्स में छूट मिलेगी, उसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने अभिषेक मनु सिंघवी से बातचीत करने के लिए राकेश कुमार सिंह पहुंचे। क्या कुछ कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, आप सुनिए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ कई दलों के सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सिंघवी साहब हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी। सिंघवी जी, जिस तरह से किसानों को लेकर नोटिस दिया गया है, आखिर क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आश्चर्य की बात होनी चाहिए। हमने तो संसद के सत्र को शुरू होने से कई हफ्ते पहले से हम बोल रहे हैं कि हमारी मांग है कि इसमें नोटिस की बात नहीं है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और प्राथमिक पहले दिन से जो शुरुआत है, माननीय राष्ट्रपति के एड्रेस के बाद का जो डिबेट होता है वो इसी विषय पे होना चाहिए। आज अगर 70 दिन से आपके दरवाजे पे सैकड़ों लोग इस सर्दी में एक प्रकार से इतना दुष्प्रभाव सह रहे हैं और संसद अब मिलता है फरवरी में, तो क्या ये आपका कॉमन सेंस, आपकी आम सोच नहीं बताती है आपको कि पहला डिस्कशन इस पे होना चाहिए? तो नोटिस तो हमारा देना अनिवार्य, लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो संडे को, इतवार को मिली, उसके पहले भी हमने जब कहा है आपके प्रेस में, तो इस बात पे भी डिबेट हो रही है कि इस मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए कि नहीं, इस पे विवाद होना कि इस मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो आश्चर्यजनक लगता है। खैर, अंततोगत्वा माननीय अध्यक्ष महोदय और बीएससी डिसाइड करती है, लेकिन ये एक विशेष मुद्दा है। ये कहकर कि माननीय राष्ट्रपति के संबोधन का जो उत्तर होता है उसमें ही इसको कवर कर लेंगे, मैं समझता हूँ किसानों के प्रति अन्याय होगा। लेकिन उसमें आपका मत अलग हो सकता है, मेरा मत अलग होता है, लेकिन उसको आप एक विवेचन करने से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि ये मुद्दे दरकिनार कर दिए जाएं, अनायास ही हट जाएं, उनको विषव्य कर दिया जाए। ये सही नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार का ये कहना कि जितने दौर की किसान नेताओं के साथ बैठक हुई कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, जबकि किसान नेता चाहते हैं कि तीनों जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए। देखिए, रद्द का मतलब होता है कि जो मूल मांग है 4-5, उनमें संशोधन किया जाए कानून द्वारा।
अब आपका कानून तो ये है और मैं मौखिक रूप से आपको आश्वासन दूं कि कानून ये है लेकिन हम ये करेंगे, तो सर्वोपरि क्या है, कानून या आपका मौखिक आश्वासन? तो हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो आपने कहा है उसको कानून से संशोधन से अपने आप कानून बहुत हद तक विलुप्त हो जाता है, उसको माना नहीं जा रहा है। पहले तो आपने 70 में से 60 दिन निकाले बिना कुछ संशोधनों की बात की, छोटे मोटे जो मूल संशोधन है उनकी बात नहीं की। नंबर 2, लास्ट 10 दिन में 70 दिन के बाद 60 दिन के बाद आप कहते हो कि हम इसको 18 महीने के लिए स्थगित करेंगे, ये बात पहले नहीं कही। नंबर 3, आप सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं, ये कानून कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये लाए गए हैं, क्यों वाजपेयी जी की सरकार में, इस सरकार में ये एक आपका ऑप्शनल चीज़ थी, ये कानून का एक मूल स्वरूप दिया गया था प्रदेशों को, और जो प्रदेश चाहे वो इसका कुछ हिस्सा ले, पूरा हिस्सा ले, न ले। ये बाध्य रूप से केंद्र कानून कभी न वाजपेयी सरकार ने न इस सरकार के अंदर पिछले वर्ष तक ये सोच थी। अचानक इस वर्ष में मार्च के बाद, यानी इस वर्ष से मेरा मतलब है, आई एम सॉरी, 2020 के मार्च के बाद में वित्त मंत्री की स्पीच तक में इसका नहीं था इल्म। अचानक जून में इसको केंद्र सरकार का सिंगल एक स्वरूप का बाध्य कानून बनाने का मॉडल आया, जबकि ये पूरी तरह से प्रदेश की लिस्ट 2 में संविधान में आता है। इसलिए सब गड़बड़ हुई है। आपने बिना सोचे एक थोप दिया और फिर कहा कि हम संसद में डिस्कस नहीं करेंगे। जब इतना आक्रोश है किसानों में, तो कम से कम संसद, अब एक प्रकार से मैं कहूँगा संसद इन कानूनों के आने के बाद पहली बार मिल रहा है, क्योंकि जो जून का सत्र था उसमें पूरी तरह से कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद आपको कम से कम विवेचन और विचार विमर्श इसमें प्राथमिक होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर संविधान में अनुमति होती तो जो राष्ट्रपति के संबोधन का उत्तर है उसके पहले होना चाहिए था। ये क्या हल आप देखते हैं, क्या कैसे हल निकलेगा? देखिए, राजनीति और जिद जो होती है ना, जिद वाली राजनीति, उसमें हल नहीं निकलते हैं। अगर आप अपने किसी अहंकार में, किसी जिद में अटके हुए हैं, तो अब हल आप ही को बताना पड़ेगा। अहंकार भी आपका है, जिद भी आपकी है। कितनी सरल मांग है। एक तो कि संसद में इसको विवेचन कर लीजिए, दूसरा कि इस कानून के बारे में कोई ठोस रूप से संशोधन करिए। सिर्फ वो जैसे कहते हैं कि कॉस्मेटिक या ऊपरी सतही नहीं करिए। अभी दोनों चीज़ों में आप जिद में लटके हुए हैं, तो क्या करेंगे इसको? धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात एक और खबर की करेंगे। कोरोना महामारी के बाद सरकार का फोकस एजुकेशन को मजबूत करने पर है। नए बजट में वित्त मंत्री ने तमाम ऐसे ऐलान किए जो स्कूली शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ठोस कदमों की मांग भी अरसे से की जा रही थी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जो निजी स्कूलों और एनजीओ के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों में गुणवत्ता के लिहाज से सुधार किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. उच्च शिक्षा को लेकर भी मोदी सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट में उच्च शिक्षा आयोग के गठन का ऐलान किया है। इसके अलावा देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। साथ ही लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने का भी ऐलान किया गया है। पहली बार बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का ऐलान किया गया है। We will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. मोदी सरकार का फोकस शिक्षा के साथ युवाओं के रोजगार पर भी है। वित्त मंत्री ने देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान और दूसरे देशों के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 सैनिक स्कूल वो खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, उसमें एडमिशन मिलेगा तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो दे कैन क्वालिफाई इन बेटर मैनर और उनको इजी हो जाएगा आर्मी वगैरह में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने के लिए। शिक्षा को बेहतर करने पर जोर, एमएसएमई सेक्टर पर एक अच्छा खासा खर्च, और जो सबसे ज्यादा हाइक मिली है वो मिली है हेल्थ सेक्टर को, जिसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत पिछले एक साल में हम सबने महसूस की। आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस देखते हैं, उसके बाद होंगी कुछ और खबरें।